हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल मॉक टेस्ट यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट के लिए फुल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 8 को डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये सारे के सारे गेस क्वेश्चन हैं। और देखिए, इस सेशन में हम लोग 100 इम्पॉर्टेंट यानी कि 100 वीवीआई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सेशन को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब समय बिल्कुल भी नहीं है, जिनका भी 7 अगस्त 2024 को पेपर है उनके लिए बिल्कुल भी अब समय नहीं है। सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स, इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सेशन से और भी लोग जुड़ जाएं और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। चलिए अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। आंसर सब लोगों को कमेंट करिएगा, सब लोगों को आंसर कमेंट करना है। और फ्रेंड्स देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए बताइए, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर वन की आई है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा वन जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना, वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जिन्होंने भी दिया है, कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में आपके दिया गया है और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो कवर कराया हुआ है, जाकर के देखिएगा, सारे के सारे आपके प्रश्न वहाँ से कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सभी वीडियोस का, बिहार पुलिस 2024 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? मैंने आपको बताया था कि ये जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 1818 में जर्मनी के राइन प्रांत, जर्मनी के राइन प्रांत, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर, ठीक है ना, कहीं कहीं आपको ट्रियर मिलेगा, कहीं ट्रायर मिलेगा, ठीक है ना, तो ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, और इनका फैमिली बाद में क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। तो यहाँ पर देखिए, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, अगर आपने 1 से लेकर के 7 तक नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है ना। सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1000 प्रश्न का टारगेट है कि 1000 प्रश्न मैं आपका इसी माध्यम से कवर करवा दूँ। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ था? देखिए, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। और देखिए, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरोध में एक सत्याग्रह था। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी 1918 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ठीक है ना, और 1920 में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क्स लगाइएगा, 5 स्टार इसको लगाइए, 5 स्टार लगाइए, आंसर कमेंट करिए।
प्रश्न क्या है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। पंडित बिरजू महाराज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज जी जो थे ये कथक नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे, कथक के, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। कथक उत्तर भारत का है, आपको भी पता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इनको बृजमोहन मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, इनको बृजमोहन मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बृजमोहन मिश्रा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा, क्लियर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो ये जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं ये लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे, कथक के, ठीक है ना, कथक के लखनऊ घराने से ये ताल्लुक़ रखते थे, क्लियर, याद रहेगा। 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। और यहाँ पर पूछा गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो 1965 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा और अपना अपना स्कोर भी सेशन के एंड में कमेंट करके जाइएगा। देखिए, किस वर्ष श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो फ्रेंड्स ये बने थे सन 2000 में, ठीक है ना, सन 2000 में। और देखिए फ्रेंड्स, ये 9वीं बार अभी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले ये बिहार के व्यक्ति बन गए हैं, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नीतीश कुमार बन गए हैं सबसे लंबी अवधि तक, और ये 9वीं बार बने हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली बार 2000 में बने थे ये। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र, करंट अफेयर्स का 400 क्वेश्चन का मैंने सेशन करवाया हुआ है, पूरे आपके 2024 की इसमें करंट अफेयर्स है, तो इसको देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखिए, आज मैं जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना, मैं आपको 10-12 टॉपिक आज शाम को करवा दूंगा, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जो यहाँ छूटा हुआ है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र जो है ये कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये ओसाका है, ठीक है ना, ओसाका है, ध्यान रखिएगा। और इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और नाम मैं आपको बता रहा हूँ, डेट्राइट, ठीक है ना, याद रखिएगा, नाम क्या है, डेट्राइट, ठीक है ना। पूछा जाता है कि डेट्राइट कहाँ पर है, तो डेट्राइट जो है ये अमेरिका में पड़ता है और ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल उद्योग जो है उसके लिए ये फेमस है, क्लियर, याद रहेगा आपको। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है भारत में, तो ये मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अच्छा, अब डेट्राइट के बारे में जान लेते हैं, भारत का डेट्राइट किसको कहा जाता है, तो चेन्नई को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। डेट्राइट अमेरिका में पड़ता है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, भारत का डेट्राइट चेन्नई को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विश्व के दांत जो रचना है ये साहित्यिक विद्या है किसकी, निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता, कहानी, सब लोग आंसर कमेंट करिए। विश्व के दांत रचना की साहित्यिक विद्या क्या है, फटाफट आंसर कमेंट करिए। विश्व के दांत रचना की साहित्यिक विद्या क्या है, ये आपके क्लास 10th में है, ठीक है ना, ये चैप्टर। और ये विश्व के दांत जो है ये रचना की साहित्यिक विद्या जो है ये कहानी है, विश्व की दांत कहानी है, और इसके लेखक है आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य नलिन, यहाँ मैं लिखता हूँ आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है ना, नलिन विलोचन शर्मा है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाता है, और हिंदी का मैं आपको इस तरह का एक अलग वीडियो करवाऊंगा जिस प्रकार से बिहार पुलिस में प्रश्न बनते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब किया गया था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आप देख सकते हैं, बिल्कुल पैटर्न पर हैं एग्जाम के आपके। चलिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो फ्रेंड्स इसको शुरुआत किया गया था 2024 में, 22 जनवरी 2024 को किया गया था,
ठीक है ना, 22 जनवरी 2024 को किया गया था। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली यानी कि रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। क्लियर ना। चलिए ये डेट इंपॉर्टेंट रखेंगे, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। चलिए बताइएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। देखिए बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ये रूस में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, लेनिन ने, ठीक है ना। और लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा रूस में कब किया था, तो 1921 में, कल ही मैंने आपको बताया था। अच्छा, बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में, लेकिन अगर रूसी कैलेंडर पर अगर उस समय देखा जाए तो रूसी कैलेंडर पर उस समय अक्टूबर 1917 था। ठीक है ना, तो रूसी कैलेंडर अगर करके पूछा जाएगा तो अक्टूबर 1917 याद रखिएगा। अगर से केवल बोल्शेविक क्रांति पूछ देगा तो नवंबर 1917 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत किसका होता है। रसोई में जो किचन में आपके जो बर्तन हैं उस पर प्रयुक्त किए जाने वाले जो बर्तन पर न चिपकने वाला जो परत होता है उस पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑलरेडी ये बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, एक बार नहीं 3-4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ये टेफ्लॉन है। क्या है फ्रेंड्स, यह टेफ्लॉन है, याद रखिएगा। टेफ्लॉन एक प्रकार का कृत्रिम रसायन है जिससे पॉलीटेट्राफ्लोराइथेलिन कहा जाता है। ठीक है ना, पॉलीटेट्राफ्लोराइथेलिन इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए टेफ्लॉन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नॉन स्टिकी बर्तन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है, कारखाना अधिनियम, कब पारित किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये किया गया था 1881 में। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। इसी के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था। इसको स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए फटाफट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यह पारित किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जरा आप फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि 1929 में 1929 में लाहौर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए 1906 में कोलकाता में हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और कराची वाला में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। चलिए आंसर कमेंट करते चलिए सब लोग, उससे रिवीजन होगा आपका। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था M.N. जोशी ने। ठीक है ना, यहाँ पर बना लीजिएगा M.N. जोशी ने। ठीक है ना, यहाँ पर N.M. जोशी हो गया है, M.N. जोशी बना लीजिएगा। 1920 में इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया। यानी कि प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन आता है इसमें, डायरेक्ट टैक्स में। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आएगा बताइए। डायरेक्ट टैक्स में आयकर आएगा, संपत्ति कर आएगा, उपहार कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आयकर दिया गया है, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, ये नॉन मतलब इनडायरेक्ट हैं। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर में आते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर में, और GST भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। बिल्कुल बिहार पुलिस के एग्जाम का पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, कृषि जो होता है, कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना यानी कि मत्स्य पालन कह लीजिए, खनन, ठीक है ना, खनन वगैरह ये सब आते हैं, खनन, मछली पकड़ना, उसके बाद कृषि, वानिकी, ये सब आते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? बताइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना वर्ष आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, ठीक है ना। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके स्थापना किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यहाँ मैं लिखता हूँ अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है ना, कनिंघम ने इसकी स्थापना किया था। और ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम था, यही इसका पहला महानिदेशक भी बना था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिम्बोरोजी ज्वालामुखी है एक, ठीक है ना। चिम्बोरोजी एक वोल्केनो है, ये किस देश में स्थित है? बताइए बताइए, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। चिम्बोरोजी ज्वालामुखी कहाँ पर है? चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये कहाँ पर है? ये इक्वाडोर में है। और कोटोपैक्सी कहाँ पर है? कोटोपैक्सी ये भी इक्वाडोर में ही है। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों इक्वाडोर में है। इक्वाडोर वाला प्रश्न बार बार बनता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपसे पूछा गया है। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना फटाफट बताइए। अब कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछा गया, जो कि 1992 में किया गया था। पहला जो आयोग बना था राष्ट्रीय महिला आयोग का, वो 1992 में 31 जनवरी के दिन जो है इसका गठन किया गया था। 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया था, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्ष जयंती पटनायक बनी थी, जयंती पटनायक, ठीक है ना। तो ये पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? देखते हैं ना, बिहार में आप देख रहे हैं मुंह चेक हो रहा है लोगों का जगह जगह, चौक चौराहे पर। तो ये आपके जो सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है, वो आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार पूछा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है, ये कौन होता है? तो फ्रेंड्स, आपको भली भांति पता है कि ये राज्य का राज्यपाल होता है। और देखिए फ्रेंड्स, राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है ये राज्यपाल में ही निहित होती है। प्रश्न ये भी बनता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो ये राज्यपाल में होती है, ठीक है ना। और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ऐसा कहा गया है। और आपको याद होगा कि आर्टिकल जो 153 है ना, इसमें जो है क्या कहता है 153 कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत में पूछा गया है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद। बताइए, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा इसका? सब लोग आंसर कमेंट करिए। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किया गया था 1955 में, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे MC सीतलवाड़, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ MC सीतलवाड़। और सीतलवाड़ जी से आपको पता आ रहा है, कुछ याद आ रहा होगा। MC सीतलवाड़ जो थे ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान है। गेवरा खदान और कुसमुंडा कोयला खदान, ये दोनों जो है, गेवरा कोयला खदान है और कुसमुंडा भी कोयला खदान है। ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में है? फटाफट आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। कहाँ पर हैं ये? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर हैं? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। याद रखिए, कहाँ पर हैं? ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बात आपको पता भी है, एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको याद रखना है लोकसभा के प्रति, ठीक है। और यह वर्णन जो है किस आर्टिकल में है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किस अनुच्छेद में है?
बताइए आंसर कमेंट करके फटाफट। तो फ्रेंड्स देखिए यह राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा, तो आर्टिकल 75(3) में 75 तो आपको याद होगा, लेकिन ये 75(3) भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अहपन, ध्यान से पढ़िएगा, अहपन है, इस तरह से लिखा गया है अहपन, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ अहपन, ठीक है ना। अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है, अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है, लोक कला है ये अहपन, इसका संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका संबंध जो है कहाँ से है, इसका संबंध जो है ये अपना बिहार राज्य से है, और गोदना भी लोक कला है जो कि कहाँ का है, बिहार का ही है, ये भी साथ साथ आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, पहला जो कैबिनेट बना था या दूसरा कैबिनेट बना था, ठीक है ना, उसमें श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री जो थे ये बाबू जगजीवन राम थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर विधि मंत्री थे, ठीक है ना, सब याद रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिस्ट है, उसका अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, ठीक है ना, अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। तो यहाँ पर देखिए मार्शल दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन उपबंधित है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये उपबंधित है अनुच्छेद 48 क में, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये सारे के सारे नीति निर्देशक में ही आते हैं। आपको पता है कि अनुच्छेद जो 48 है, 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण दिया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है आर्टिकल 50 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है, कुलगार्डी और कालगोरली, ठीक है ना, दोनों याद रखिएगा, क्लियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में 2 बार ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुलगार्डी किसके लिए फेमस है या कालगोरली। तो फ्रेंड्स यहाँ फेमस है किसके लिए, तो ये सोने की खदानों के लिए मशहूर है, ठीक है ना, सोने की खदान के लिए, क्लियर। और ये ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं। अच्छा बुद्ध चरित्र है और एक हर्ष चरित्र है, दोनों मिक्स मत करिएगा। हर्ष चरित्र के लेखक जो हैं ये कौन है, वान भट्ट हैं। वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और यहाँ पर बुद्ध चरित्र पूछा गया है तो इसके लेखक अश्वघोष हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि हिंदी में इसको प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है ना, नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन हिंदी में कहिए, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है ना। और डार्विन की पुस्तक आपको याद है ना, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अच्छा व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, 14 जो निजी वाणिज्यिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और फिर 1980 में जो है 6 निजी वाणिज्यिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि डीपीटी का टीका, यहाँ मैं लिखता हूँ डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है, बताइए। अब देखिए डी से डिप्थीरिया, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। पी से पर्टूसिस यानी कि काली खांसी, और टी से टेटेनस, यहाँ पर टेटेनस है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। डीपीटी का टीका ये तीनों रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटेनस, इनके लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती हैं। अच्छा सहारा में एक हवा हरमटन भी प्रवाहित होती है, ये भी आप याद रखिएगा, हरमटन, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है अभी। बताइए सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती हैं।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फोन जो है ये स्विट्ज़रलैंड में बहती है, चिनूक जो है ये आपकी अमेरिका और कनाडा में बहती है, और मिस्ट्रल जो है मिस्ट्रल ये आपके फ्रांस और स्पेन में। सिरको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन है। और सिरको को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिए, खमसिन मिस्र में इसको कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से किसका प्रयोग शरीर दर्द यानी कि जो आपका बॉडी पेन है उसमें और बुखार उतारने में किया जाता है, बताइए। अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा तो बता देंगे आप। इनमें से किसका प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है? तो शरीर दर्द और बुखार उतारने में छड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ना, बचपन में बुखार उतार देंगे मास्टर साहब बोलते थे, शरीर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, एंटीपायरेटिक्स का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से किस देश को जाना जाता है, मतलब किसको जाना जाता है, सिंपली बताना है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस के नाम से। अच्छा, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। यहाँ पर देखिए लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है थाईलैंड को, याद रहेगा, थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है। और श्रीलंका को जो है क्या कहा जाता है, तो श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है, ठीक है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैराथन दौड़ की मानक दूरी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में पूछा गया है, बट किलोमीटर में पूछा गया था, यहाँ पर मैंने मील में दे दिया है। बताइए मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी है, मानक दूरी है, वो कितनी होती है? तो आपको किलोमीटर में भली भांति याद होगा, किलोमीटर में कितना है, तो 42.195 किलोमीटर, याद है ना आपको। चलिए अगर इसको हम ऑल थोड़ा सा सॉल्व करेंगे मील में, तो ये 26 मील 385 गज है, ये एडजेक्ट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो 26.2 मील यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखा, ये प्रश्न शायद पहले भी किसी सेट में मैंने करवा दिया है, रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? बताइए, अगर मैंने कराया हुआ है तब तो आप निश्चित रूप से बताएंगे और आपको बताना भी चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये कंटूर्स रेखाएं कहा जाता है, हिंदी में इनको समोच्च रेखाएं कहा जाता है, हिंदी में इनको समोच्च रेखाएं कहा जाता है। और आइसोहाइट क्या है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली ये रेखाएं हैं, और आइसोबार समान वाहिदा वाले स्थानों को मिलाने वाली ये रेखाएं हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उकाई परियोजना किस नदी पर है? उकाई परियोजना, बताइए उकाई परियोजना किस नदी पर है? देखिए उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है, ठीक है ना, उकाई ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर कहाँ पर है? सरदार सरोवर बांध, तो ये आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पर है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, याद रखिएगा, कहीं पूछ लिया जाए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए नेवेली जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेवेली जो है फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये एल्युमिनियम दिया गया है, यहाँ पर गलत है, यही वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। बाकी अलवाय खाद के लिए है, अंकलेश्वर होगा, यहाँ बना लीजिएगा, कच्चा तेल और नेपानगर अखबारी पेपर के लिए, ठीक है ना, न्यूज़पेपर के लिए, अखबारी कागज़ के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेवेली तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? बताइए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए कौन सी इसमें से मुख्य विशेषता नहीं है? फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता को लिया कहाँ से गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नहीं, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ। न्यायपालिका किसी दबाव में नहीं कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये वाला गलत दिया गया है, ये विशेषता हमारी नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत बिल्कुल है, आयरलैंड से लिया गया है। चलिए
उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, बताइए। संविधान की किस आर्टिकल में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये भाग 17 में है और भाग 17 का जो आर्टिकल 343 है इसके अनुसार जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है ना, बताइए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा इसमें से अधिकार नहीं है? फटाफट कमेंट करिए। देखिए संघ या संगठन बनाने का अधिकार है, बिल्कुल। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है आपके पास। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 में है, ठीक है ना। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने का अधिकार है आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह अधिकार आर्टिकल 19 में नहीं है, यह 21 में है। चलिए देखिए कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? अच्छा, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी का प्रतिपादन पूछा गया है, किसने किया था, बताइए। तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये स्लाइडन और स्वान ने किया था, ठीक है ना। थियोडर स्वान और एमजी स्लाइडन ने। तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में, ये सेम क्वेश्चन जो है कल मैंने बताया था, पर मैंने वहाँ पर आपको दूर दृष्टि दोष के लिए बताया था, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। और आज आपसे मायोपिया पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आज आपसे मायोपिया पूछा जा रहा है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा। गोलाई बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी और क्षमता बढ़ जाती है। कल ही मैंने आपको कराया था, जो लोग कल वाला सेशन देखे होंगे वो आसानी से बता देंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है, बताइए। तो इसमें से हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी काफ़ी हाई होती है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा अंग, ये सब पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर है। सबसे बड़ा अंग चमड़ा है, चर्म, ठीक है ना। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जांग की हड्डी है ये। और हृदय सबसे व्यस्त अंग है, सबसे व्यस्ततम अंग है हमारे बॉडी का, ठीक है ना, व्यस्ततम अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका का यातायात प्रबंधन। 4 चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोशिका की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइबोसोम को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और कोशिका का यातायात प्रबंधन जो कहा जाता है, यातायात प्रबंधन, वो गोल्जी काय को कहा जाता है। वो गोल्जी काय को कहा जाता है, गोल्जी काय को, ठीक है ना। गोल्जी ये लॉ है, गोल्जी काय को कहा जाता है। चलिए देखिए परावैंगनिक किरणें जो हैं इसकी खोज किसने किया था? परावैंगनिक किरणें की खोज किसने की थी? फटाफट बताइए फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स ये रिटर ने किया था, आप सभी को पता है, ठीक है ना। अच्छा रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? रेडियो सक्रियता की खोज, बताइए ऑप्शन में से, ये आपके लिए प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा जो है यह मिश्र धातु किसका है? कांसा मिश्र धातु किसका है, बताइए, बताइए। तो ये कॉपर और टीन का है, ठीक है ना, कॉपर और टीन का। क्लियर? अब यहाँ इसी से आप पकड़ लीजिएगा 100, यानी कि यहाँ पर एस फॉर 100 होता है ना, हम लोग उच्चारण जब करते हैं, तो इसी से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क से कॉपर और 100 से यहाँ पर SN होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फॉर्मिक एसिड इनमें से सबसे अधिक मतलब पाया जाता है किसमें? फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी में पाया जाता है, ठीक है ना, लाल चिट्टी में। तो यहाँ पर देखिए चिट्टी के बीच में सिरका, एसेटिक एसिड, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। नींबू में जो होता है ये आपका सिट्रिक एसिड।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन, अब थोड़ा सा 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए कल्चरल रिवॉल्यूशन अंग्रेजी वर्ड है, जैसे कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन था, गौरवशाली क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई थी, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कल्चरल रिवॉल्यूशन है, हिंदी में इसको कल्चरल को सांस्कृतिक क्रांति बोलेंगे, सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवॉल्यूशन को, ठीक है। सांस्कृतिक क्रांति पूछा जाएगा कि सांस्कृतिक क्रांति कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। 10 वर्ष तक ये चला था, 1966 से 1976 तक, ठीक है। चलिए अब प्रश्न पर आइए, चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन 1966 से 1976 तक 10 वर्षों तक चली थी। इस क्रांति की शुरुआत किसने किया था? इस क्रांति की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था किसने? माओ त्से तुंग ने, ठीक है ना, माओ त्से तुंग होगा। अच्छा 1911 में जो है फ्रेंड्स एक चीनी क्रांति हुई थी, और चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो ये sun यat-sen थे। डॉक्टर sun यat-sen को जो है चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता इनको चीन का कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निकोलो कोंटी नामक इतावली यात्री, यानी कि इटली का यह यात्री था, कौन? निकोलो कोंटी। याद रखिएगा किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कोंटी। अब्दुल रज्जाक, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, उसके बाद नूनिज था, एक नूनिज था, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमिंग पायस था, एक डोमिंग पायस, ये प है, डोमिंग पायस, और बारबोसा, बारबोसा। अब बताइए, देखिए निकोलो कोंटी आया था देवराय प्रथम के समय में, ठीक है ना, इटली का यात्री था। और अब्दुल रज्जाक जो है ये फारसी यात्री था। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के समय में, ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में। नूनिज आया था किसके समय में? नूनिज किसके समय में आया था? नूनिज पुर्तगाली यात्री था, ये अच्युत राय के समय में आया था, अच्युत देव राय के समय में, ठीक है ना, अच्युत देव राय के समय में। और डोमिंग पायस और बारबोसा ये दोनों आए थे कृष्णदेव राय के समय में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, याद होगा आपको अच्छी तरह से। चलिए 8वीं अनुसूची तो बहुत ज़्यादा आपको याद होगा, क्योंकि इसी में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, क्लियर। चलिए पद ग्रहण के समय जो है विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा जो शपथ लिया जाता है, इसका उल्लेख जो है ये किस अनुसूची में है? तो यह तीसरी अनुसूची में है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपसे छठी अनुसूची पूछा जाए, बिहार पुलिस में छठी अनुसूची बड़ा पूछा जाता है। छठी अनुसूची में 4 राज्य का नाम याद रखना। असम, यहाँ मैं लिखता हूँ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्समाउथ की संधि जो है ये किन 2 देशों के मध्य हुई थी? पोर्ट्समाउथ की संधि जो है ये हुई थी, बताइए, पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी 1905 में, ठीक है ना। और इसी के तहत जो है पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत जापान और रूस का युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये जापान और रूस के मध्य में हुआ था, जापान और रूस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? अधिनियम पास हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए 1902 में, ध्यान रखिएगा 1902 में किसने? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रैले, यहाँ में लिखना सर टॉमस रैले, याद रखिएगा, क्लियर। अब फिर से पढ़ेंगे, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, समझ में आ गया। और इसी आयोग की सिफारिश पर, इसी आयोग के सुझाव पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास हुआ था, पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? यह प्रश्न जो है अभी बीपीएससी टीचर के एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, तो उससे मतलब नहीं है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको डेट सहित याद रखना है, ठीक है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, ठीक है। और किस पर्व पर हुआ था? तो बैसाखी का पर्व था, ठीक है, ये पर्व भी पूछा जा रहा है अब। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि इसको इस तरह से FAO कहा जाता है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ पर है, मुख्यालय बताइए। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो रोम में है, ठीक है, इटली में। चलिए, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मैंने बताया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है ना, किस देश से लिया गया है, आपको याद आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको सुनिए। तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना, आपको याद रहेगा ना क्या क्या, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन भी याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता भी लिया गया है, ठीक है। चलिए, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग भी यहीं से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, विटली गोल्ड अवार्ड को, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है विटली गोल्ड अवार्ड को। और देखिए, विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो ये किसको दिया गया, फटाफट बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है, याद रखिएगा, विटली गोल्ड अवार्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में, किसका अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था इसमें से। अब देखिए, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल का जो मार्ग निर्माण अधिकारी था वो एग्रोनोमाई होता था, ठीक है। अच्छा, अंतपाल भी था, तो अंतपाल आपको याद रखना है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल होता था। और नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था नायक, ठीक है। और राजक जो होता था ना, ये अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय होता था, उस जनपदीय न्यायालय का ये न्यायाधीश होता था राजुक। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, बताइए, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, बताइए, राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑरेंज नदी ये अफ्रीका में बहती है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना, अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। और ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज नदी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। आपको पता है कि पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है ना, आवर्त सारणी में जब किसी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, त्रिज्या बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल ए इलाही, जिल ए इलाही है, दीन ए इलाही नहीं, जिल ए इलाही, आप देख सकते हैं, किस सुल्तान ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था। तो देखिए, जिल ए इलाही का मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, ठीक है ना। और ये उपाधि बलबन ने धारण किया था, और बलबन ने स्वयं को नियामत खुदाई भी कहा था, जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया है। बलबन ने स्वयं को नियामत खुदाई, ठीक है ना, ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, नियामते खुदाई, नियामत खुदाई, ठीक है ना, कहा था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आप सभी को पता है, ये हरियाणा में है और ये करनाल में पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण के लिए अधिनियम था ये कब पारित किया गया था, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए, बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये 2005 में पारित हुआ था और 2006 में ये लागू हुआ था, ठीक है ना, ये लागू हुआ था 2006 में और पारित हुआ था 2005 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, बताइए, राइट आंसर क्या होगा। वायु के क्षैतिज संचलन से, तो फ्रेंड्स, इसको अभिवहन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको अभिवहन कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। डेट्रायट के बारे में मैंने अभी चर्चा किया था जब मैं आपको ओसाका के बारे में बता रहा था, ठीक है ना। बताइए, डेट्रायट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डेट्रायट जो है ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, अमेरिका में पड़ता है,
ठीक है ना। भारत का डेट्रॉयट चेन्नई को कहा जाता है, फिर से मैंने रिपीट कर दिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भी मैंने बताया था। लैंड ऑफ, जब मैंने आपको लैंड ऑफ फ्लीस बता रहा था, लैंड ऑफ 1000 फ्लीस था शायद, तो उस समय लैंड ऑफ थंडरबोल्ट में बताया था कि किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है किसको? भूटान को, ठीक है ना, भूटान को जाना जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा के कटक में है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो अभी तो बात हुई थी ना इसके बारे में कि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और दिमाग लगाइए, अगर इसमें राइबोसोम ही कोशिका में अनुपस्थित हो जाए तो प्रोटीन का संश्लेषण ही नहीं होगा। कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। क्लियर। चलिए देखिए बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन 10 वर्षों में 2001 से 11 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि की रेट रही है ये कहाँ पर रही है बताइए। तो फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा रही है मधेपुरा में, और सबसे अगर कम पूछेगा तो सबसे कम रहा है कहाँ पर? तो ये गोपालगंज में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था? इस तरह का प्रश्न एक बार पूछा गया था, ठीक है ना। इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था। बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा गया था, आराम सा बहुत लोगों ने लगा दिया था। क्या बोलते हैं उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा आया था जिसने? इल्तुतमिश, ठीक है ना, जिसने निर्माण कार्य पूरा करवाया था कुतुब मीनार का। लेकिन नहीं, आराम सा बना था। बेशक वो एक अयोग्य शासक था, कुछ समय तक ही शासन किया था, फिर इल्तुतमिश बना था। तो उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मांग के लिए क्या तत्व आवश्यक है? तो मांग कब बढ़ेगी? जब आपको किसी वस्तु को लेने की इच्छा होगी, ठीक है ना। बाजार गए, आइसक्रीम खाने की मन हुआ, तो अगर इच्छा होगी तभी तो वस्तु की इच्छा, ठीक है, एक निहित मूल्य होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको खरीदने के लिए व्यय की तत्परता भी आपके होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मन की आइसक्रीम छोड़ो यार आज नहीं खाएंगे, ठीक है, बाद में खाएंगे, बहुत महंगा है। तो ये तत्परता दिखानी पड़ेगी किसी वस्तु की मांग के लिए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग और एक है राज्य लोक सेवा आयोग। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या बनता है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और उसके राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल तो करता है लेकिन राज्यपाल को हटाने का अधिकार इनको नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे, और राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु सीमा जो भी पहले पूरा हो जाए। चलिए प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, ठीक है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, ठीक है ना। तो अगर इसकी इकाई ओम है, ठीक है, तो चालकता की क्या होगी? तो 1/ओम होगा, यही होगा ना, जिसको कि हम लोग ओम इनवर्स बोल देंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे मोह भी बोलते हैं, MHO से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए? एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितना होना चाहिए? तो 100 ml रक्त में जो है फ्रेंड्स ये होना चाहिए 14.5 ग्राम। वहीं अगर महिलाओं का पूछता तो 13.5 याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी, अच्छा उच्चतम विधि अधिकारी मत समझिए, उच्चतम विधि अधिकारी तो अटॉर्नी जनरल है, आप जानते हैं। उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है जरा आप मुझे बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है आपका कैबिनेट सचिव, यानी कि मंत्रिमंडल सचिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक है ना, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। और रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। रूस में शासक को जार कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को कहा जाता था मजलिस खलवत, ठीक है ना, मजलिस खलवत कहा जाता था। और मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। मुगल काल में क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था मुगल काल में, ठीक है ना। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है उसमें समय का अंतर 4 मिनट का होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री का अगर अंतर है तो 90 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि टोटल 360 मिनट हो गया, ठीक है ना। अब 360 मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ घंटा पूछा गया है। तो 0 से 0 कैंसिल, और 36 जो है 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये 6 घंटा राइट आंसर हो जाएगा। आसान है ना, सिर्फ ये आपको याद होना चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की जी है। कृष्णदेव राय की कौन सी इसमें से रचना है, बताइए। देखिए एक तो यहाँ पर आमुक्त मल्याद दिया गया है, और एक है आपका जाम्बवती कल्याणम, ठीक है ना, जाम्बवती कल्याणम या कल्याण कहिए, ठीक है। ये कृष्णदेव राय की रचना है, दोनों याद रखिएगा। पांडुरंग महात्मा ने जो है ये तेनाली रामन की है, ये भी आप याद रख सकते हैं। कृष्णदेव राय के दरबारी थे। देखिए अल्फा टॉक्सिन, ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है अल्फा टॉक्सिन, ठीक है। और एक होता है कौन? तो एक होता है, मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, एक होता है आपका एफ्लाटॉक्सिन, एक होता है एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है ना। ये अल्फा टॉक्सिन है, ठीक है। अल्फा टॉक्सिन जो होता है ये जीवाणु से होता है, और ये एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये कवक से होता है, ठीक है ना, ये कवक से होगा। तो उन दोनों को मिक्स मत करिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जो नहर जोड़ती है ये स्वेज नहर कहलाती है। स्वेज नहर राइट आंसर होगा इसका। चलिए सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा। लोकसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? अब लोकसभा का सदस्य, अध्यक्ष मत पढ़ लीजिएगा, लोकसभा का सदस्य पूछा गया। लोकसभा का वैसे अध्यक्ष बता देता हूँ, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेंदा अवस्था किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये पारसियों का है, पारसी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, आपको भी पता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑक्जेनोमीटर, ठीक है ना, ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ होगा लेकिन कोई बात नहीं। क्रेस्कोमीटर बताइए, ये हटा लीजिए, ऑक्जेनोमीटर हटा लीजिए, अभी उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आप पहले क्रेस्कोग्राफ बताइए, ठीक है ना। क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है किसके मापन में, बताइए। क्रेस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बसु ने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है ना। और इसका उपयोग किया जाता है पौधे की वृद्धि दर मापने में, ठीक है। और ऑक्जेनोमीटर का भी किया जाता है, जो यहाँ पर ऑक्जेनोमीटर दिया गया इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है, किस अंग से संबंधित? तो ल्यूकोडर्मा, अब डर्मा से ही आप पकड़ सकते हैं। डर्मिकुल पाउडर लगाते हैं ना, तो डर्मिकुल लगाते हैं घमौरी होने पर, ठीक है, चमड़ा पर घमौरी होता है। डर्मेटोलॉजी मैंने बताया था, चर्म अध्ययन, स्किन का जो अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। तो ये डर्मा से ही पकड़ सकते हैं, ये त्वचा से संबंधित बीमारी, जो सफ़ेद दाग होता है ना चमड़ा पर, ल्यूकोडर्मा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन, ठीक है ना, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी के दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? मैंने बताया था ना, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एक माइकोलॉजी होता है। तो माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन,
और फाइकोलॉजी होता है सवालों का अध्ययन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। पाचन तंत्र के द्वारा जो अम्ल उत्पादित किया जाता है वो कौन सा अम्ल है बताइए। तो ये अम्ल HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। ये भी प्रश्न जो है कई दफ़ा रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ। बताइए कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है इसमें। तो घास खा गया हिरन, हिरन को खा गया शेर, ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है। देखिए एक है आपका गैल्वेनाइजेशन, एक गैल्वेनाइजेशन है ना, गैल्वेनीकरण जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, वो लोहा पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और एक है हाइड्रोजनीकरण, ये वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि CH4 + O2 यहाँ पर क्या होगा, प्लस उष्मा दिया गया है दूसरे साइड में, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका CO2 हो जाएगा और H2O हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लघु परिपथ के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा बताइए। तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का बहुत ज़्यादा मान बढ़ जाता है सर्किट में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। बोमन संपुट जो है ये किसका भाग है, बोमन संपुट। तो फ्रेंड्स बोमन संपुट जो है ना ये उत्सर्जन तंत्र का अंग है। ठीक है ना, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रेफाइट में कार्बन की जो परमाणु होती है एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन की परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, बताइए। ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सहसंयोजी बंध के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति परास क्या है, जो सुनने का हमारा रेंज है वो क्या है। तो हमारा रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज कहिए या 20 हर्ट्ज से लेकर के, इस हर्ट्ज को 20,000 को अगर हम किलो हर्ट्ज में बदलेंगे तो ये 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक, ये भी याद रखिएगा, या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज रख लीजिए, जो आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स इसको सिरोसा कहा जाता है। ठीक है ना, और लुमेन की सबसे जो भीतरी परत होती है उसको म्यूकेसा कहा जाता है, लुमेन की। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई इसमें से नहीं है। उष्मा की इकाई इसमें से कौन सी नहीं है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है ना, तब तक मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। कैलोरी है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है, जूल भी है, फ़ोन नहीं है। ठीक है ना, फ़ोन याद रखिएगा। अपना स्कोर बता दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, पूरा 100 क्वेश्चन हो गया है, और इसको शेयर कर दीजिएगा।